नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीटेट फ्लाई इन द स्काई क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो का रिस्पांस मेरे को बहुत ही अच्छा मिला कि वीडियो बहुत ही अच्छा बना था और जो ट्रिक मैंने बताया था वो ट्रिक भी बहुत ही शानदार था। तो इससे क्या हुआ कि आप लोगों का रिस्पांस मिलने से मेरे को एक फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में हमको एक तरह की फीडबैक मिल गई कि हाँ, हमने जो किया वो सही किया और जो हमने बताया उससे स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है। 2-4 नंबर तो ज़रूर बढ़ जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उस पर काम किया है। और उस वीडियो के बीच बीच में मैंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। तो उसमें क्या है कि जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि प्रश्न पढ़ने के बाद उसमें कुछ पॉइंट्स को मार्क कर देने के बाद पता चल जाता है कि ये इससे रिलेटेड है। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार और यूनिक ट्रिक के साथ। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न ये है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो दिया नहीं है, लेकिन हम लोग बना लेंगे अपने तरीके से क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन है छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, दूसरा है छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तीसरा है छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है क्योंकि इसमें सभी के लिए समान व्यवस्था होती है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति कहती है समावेशी शिक्षा, इसमें सबके लिए समान व्यवस्था है। तो इसका जो प्रश्न संख्या फर्स्ट का ऑप्शन 2 है वो बिल्कुल ही सही है। यह निर्धारित करना चाहिए समान प्रावधान, इसलिए कि इसका निर्धारण होना चाहिए छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर विद्यालय तथा कॉलेज पर एक समान प्रावधान का नियम बनना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 जो है उसको देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 जो है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? उसकी बुद्धि का स्वरूप ये होगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, औसत से कम, दूसरा है औसतन, तीसरा है औसत से अधिक, चौथा है कह नहीं सकते। तो दूसरा का जो ऑप्शन है सृजनशील छात्र है, इसमें एक पॉइंट ये भी दिया है कि राजू एक सृजनशील छात्र है, उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? तो जब सृजनशील छात्र होगा तो उसमें क्षमता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धि, मौलिकता, उत्सुकता इत्यादि सभी में औसतन सभी दूसरे बालकों से अधिक होगा। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो है, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो पहला ऑप्शन है अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, दूसरा है मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, तीसरा है 10 तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना, चौथा है माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। तो इसमें जो है ये है कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप कौन सा है? तो कार्यात्मक क्रिया मतलब कि कार्य करने वाले क्रिया का स्वरूप जो है वो किस में करेगा? घुल मिल जाने से तो कार्य क्रियाकलाप कुछ भी नहीं कर रहा है। 2 नंबर है जो तीसरा नंबर है 10 तक के पहाड़ों को मुँह जबानी याद कर लेना, इसमें कोई क्रियाकलाप की ज़रूरत नहीं है। माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना, ये जो 2 नंबर ऑप्शन है मिट्टी के खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, ये एक प्रकार का क्रियाकलाप है। कहने का मतलब कि ये फिजिकल वर्क कर रहा है, कार्यात्मक क्रिया स्वरूप जो है इसमें फिजिकल वर्क कर रहा है। तो ये जो है इसका राइट आंसर 2 नंबर है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंत क्रियाओं को
उनके विकास का मूल आधार माना है। सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत आप लोग जानते होंगे। तो जब भी इसमें छोड़िए ऑप्शन नहीं बताते हैं, डायरेक्ट आपको एक ट्रिक बता देते हैं। जब भी अंतःक्रिया का या सामाजिक अंतःक्रिया या सामाजिकता की जिक्र आए तो आँख मूंद के ऑप्शन में लेव बाय गोष्ठी होंगे, ये आपको टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, दूसरा है बालकों के सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, चौथा है ये सभी। तो प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जो होगा ये सभी हो गए। ये सब इजी है थोड़ा, लेकिन इसी लेवल का प्रश्न सीटेट में रहता है, इसको बिल्कुल ही इजी नहीं लेना है, क्योंकि सीटेट में एक चीज़ ज़रूरी होता है, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप अगर जानते हैं तो उसमें डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, कंफर्म उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 जो है, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई। इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, दूसरा है रजनी की वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो शारीरिक रूप से जो भी विकास होता है, बढ़ता है, उसको हम लोग जानते हैं कि इस शारीरिक रूप से विकास जो होगा उसकी लंबाई बढ़ा, यानी कि शारीरिक विकास उसका जब होता है तो उसे हम वृद्धि कहते हैं। तो इसका 6 का जो आंसर होगा 2 नंबर आंसर सही है। रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। पहला ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद, दूसरा है 5 वर्ष की आयु के बाद, तीसरा है 7 वर्ष की आयु के बाद, चौथा है माँ के गर्भ से ही। तो 7 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है, विकास की प्रक्रिया जो आरंभ होती है माँ के गर्भ से हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी है? जटिल का मतलब पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि विकास की जटिल अवस्था कौन सी है। मतलब कि थोड़ा दाव पेच वाली अवस्था जो होती है ना, जटिल, मुश्किल अवस्था। तो मुश्किल अवस्था जो है शैशवकाल होगा नहीं, युवा पौधावस्था होगा नहीं, किशोरावस्था इज राइट आंसर, वृद्धावस्था होगा नहीं। तो किशोरावस्था जो अवस्था होती है जटिल अवस्था होती है विकास की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यहाँ पे नहीं का ऑप्शन है। सबसे पहले जब भी अब इस तरीके का प्रश्न आए तो नेगेटिव जो भी वर्ड है उसको पहले अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, उसको वो दिखना चाहिए तभी बनेगा। नहीं तो कितने बच्चे प्रश्न पढ़ते हैं कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसा है। यहीं से ये क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखना होगा। तो असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वो उनका साथ में न रहें, विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, तीसरा ऑप्शन है उसको परामर्शदाता के पास भेजना, चौथा है उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो इसमें जो नहीं करना चाहिए वो पूछ रहा है। अगर असामाजिक व्यवहार को सुधारना रहता तो परिवार से बात करेंगे। देखिए कभी कभी एक चीज़ और है, अगर डायरेक्टली आपको सीधी तरह से आंसर नहीं मिल रहा है तो आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं कि उसको बैक में जाएं, यानी कि हाँ वाले इतने, ये नहीं वाला पूछ रहा है लेकिन हाँ वाले को छांट लेंगे, तो उसके परिवार के सदस्यों से बात करना, ये हाँ होगा। उसको परामर्शदाता के पास भेजना, ये भी हाँ होगा।
विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना चाहिए, ये भी होगा। तो जो नहीं पूछ रहा है ये बच गया, ये आपका नहीं, यही राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है जब भी कोई बच्चा, तो उसमें कौन सी गुण विकसित होती है? वैज्ञानिक अन्वेषक का, दूसरा है प्रतिशोध का, तीसरा क्रोध का, चौथा समस्या का। तो प्रश्न संख्या 10 का पहला आंसर होगा क्रोध। तो होगा नहीं, क्रोध करेगा तो अपना निर्णय खुद ले ही नहीं सकता, समस्या होगा ही नहीं, प्रसिद्ध बदले की भावना तो होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है पहला, वैज्ञानिक अन्वेषक का। प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, दूसरा है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरा है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, चौथा है संगीत की अवस्था। तो 11 का जो राइट आंसर होगा, 11 का ये यहाँ भी निगेटिव थॉट वाले प्रश्न हैं, इसको भी थोड़ा अच्छा से देख लेंगे। संबंध नहीं है बच्चों के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में। तो इसका जो सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये तो बालक को होती ही है। संवेगात्मक सुरक्षा की अवस्था ये भी होती है। संगीत की आवश्यकता होती है। जो नहीं होती है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। ये आपका एक गलत आंसर है। इसको तो आप लोग समझ ही रहे हैं कहना क्या चाह रहा है। चलिए प्रश्न संख्या 12 देख रहे हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। पहला है विषय का ज्ञान, दूसरा है मनोवैज्ञानिक का ज्ञान, तीसरा है व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, चौथा है अनुशासनहीनता। तो यहाँ भी निगेटिव थॉट है, संबंधित कारक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आंसर होगा, विषय का ज्ञान कारक है, व्यक्तिगत भेद कारक है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान कारक है, अनुशासनहीनता शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 13। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है, यह स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है मध्य अभिप्रेरणा, दूसरा है आंतरिक अभिप्रेरणा, तीसरा है बाह्य अभिप्रेरणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 13 का जो राइट आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा। 2 नंबर ऑप्शन जो है सही है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये तो सिंपल सा सवाल है। प्रश्न संख्या 14 का जो राइट आंसर होगा स्किनर। ये तो थॉट आप लोग याद कर लेंगे, इसको लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर प्रश्न जो है सृजनात्मकता एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? तो प्रश्न संख्या 15 का जो राइट आंसर है वो है दांडेकर। प्रश्न संख्या 15 का 2 आंसर होगा, इसका राइट आंसर 2 है, दांडेकर। आपकी कक्षा में प्रश्न संख्या 16, आपकी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उससे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे वो दोबारा गुस्सा ना करे। चौथा है कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो ये तो होगा नहीं, नाम तो कटवाएंगे नहीं, उसे अधिक गृह कार्य देंगे नहीं, उसे शारीरिक दंड देंगे नहीं। तो बच जाता है प्रश्न ऑप्शन नंबर 4, वही उसका राइट आंसर है। चलिए 16 प्रश्न संख्या 17,
एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। दूसरा है कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना। तीसरा है अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना। चौथा है अपनी शिक्षण विधियों में कोई बदलाव ना करना। तो एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? निहित का मतलब होता है सम्मिलित, तो उसमें क्या गुण निहित होना चाहिए? तो प्रश्न संख्या 17 जो है उसमें राइट आंसर होगा कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी न करना। ये गुण एक आदर्श शिक्षक में शामिल नहीं होना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। पारंपरिक ब्रा परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? पहला ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चे सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। तीसरा ऑप्शन है क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहला ही होगा, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चे सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। बच्चे की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। पारंपरिक ब्रा परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। यहाँ सुदृढ़ मतलब और सुचारू रूप से। तो क्योंकि विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन बच्चे के सभी योग्यताओं का मूल्यांकन करता है। चलिए प्रश्न संख्या 19। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है कक्षा में उनके बैठने का क्रम। दूसरा व्यक्तिगत विभिन्नता। तीसरा विद्यालय आने जाने के उसके भिन्न साधन। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है कि ऐसा देखा गया है कुछ बच्चे अपनी उम्र से जो उनकी एक्चुअल उम्र है वो जो बिहेव करते हैं वो अपने से 2-4 साल बड़े वाले उम्र के बच्चे की तुलना का बिहेव करते हैं। तो ये जो लक्षण दर्शाता है वो व्यक्तिक विभिन्नता का लक्षण दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर जो है 2 है। चलिए प्रश्न संख्या 20। निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? तो प्रश्न संख्या 20 जो है निम्न में से क्या एक चिंतन की विशेषता नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है। दूसरा है चिंतन तर्क प्रधान होता है। तीसरा है चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। चौथा है चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही आंसर होगा इसमें कह रहा है कि चिंतन का विशेषता नहीं है, यहाँ निगेटिव है। तो जो निगेटिव है तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कि चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, ये सही है। चिंतन तर्क प्रधान होता है, सही है। चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है, सही है। जब चिंतन करेगा आदमी कल्पना करेगा तो और ज़्यादा कुछ करेगा, चेतना करेगा। चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि समस्या रहेगा तभी आदमी चिंतन करेगा, स्मरण करेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 जो है पियाजे के अनुसार किस बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष है पहला ऑप्शन, दूसरा 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो इसमें जो तार्किकता का अभाव होता है वो 7 वर्ष के बालक में होता है। हालांकि होने के लिए इससे पहले का ऑप्शन दिया जाता है, अगर 6 वर्ष 5 वर्ष की आयु भी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर नहीं है तो हम 7 वर्ष को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है?
निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, रोना भाषा विकास का प्रारंभिक रूप है। हाव भाव, बलबलाना, ये सारे जो है प्रारंभिक रूप के लक्षण है। हाव भाव, बलबलाना, रोना, आकलन, ये प्रारंभिक रूप के लक्षण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 नंबर। प्रश्न संख्या 23, चयन प्रकार के सभी प्रश्न डैश प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। चयन प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, चुनने वाले प्रश्न जो होते हैं, वो किस प्रकार के प्रश्न होंगे? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, निबंधात्मक। यहाँ पे कभी कभी ये लिखावट की भाषा को समझनी पड़ेगी। चयन करना मतलब चुनना, यानी कि छांट लेना। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से एक को छांट लेना है। तो ये जो प्रश्न होते हैं कौन से होते हैं? अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ। तो डेफिनेटली ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि 23 का 1 नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु उत्तरीय में 2 नंबर का प्रश्न होता है। अति लघु उत्तरीय यही, इसमें 5 नंबर मान लीजिए, इसमें 3 नंबर 2 नंबर मान लीजिए, निबंधात्मक में 10 नंबर मान लीजिए। तो चलिए 23 का जो राइट आंसर होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, 1 नंबर सही है। 24, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण के सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, मूर्ख है। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप लोग बताइए क्या होगा? बुद्धिमान होगा। यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण के सामंजस्य करना सीख लिया, सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान नहीं है। ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 24 का 2, बुद्धिमान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है? तो प्रोजेक्ट प्रणाली का पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा। प्रोजेक्ट प्रणाली, परियोजना विधि, किलपैट्रिक का दिया हुआ प्रतिपादक इसके किलपैट्रिक है। तो ये किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है? तो ये प्रगतिशील शिक्षा पद्धति के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 26, सृजनशील बालक का गुण नहीं है। तो सृजनशील बालक का गुण कौन सा नहीं है? विचारों में स्वतंत्रता, किसी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग करना, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। यहाँ पे डाउट है। सृजनशील बालक का गुण तो ये होता है, नवीनता तथा जटिलता होता है। अब बच गया 2, इसमें दोनों में जो नहीं का गुण आ रहा है, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, हाँ ये जो है सृजनशील बालक के गुण है, ये गुण है। 26 का 3 जो है वो गुण नहीं है। दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, ये गुण नहीं पाया जाता है सृजनशील बालक में। 27, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्रियाशीलता जो है बाल केंद्रित शिक्षा में आएगा, निर्माण का सिद्धांत भी आएगा, खोज निर्माण आएगा, रुचि का सिद्धांत ये भी आएगा। अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत जो है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। चलिए 28 नंबर, जो बालक डैश से ग्रस्त है वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। तो जिनमें पठन विकार पाई जाती है, ये अपने मैं नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में परीक्षा फोबिया वाला वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। जो पढ़ने में जो भी अक्षम बालक है उसका डिस्लेक्सिया से ग्रसित है, यानी कि 28 का 1 जो है सही आंसर है।
पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? तो पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो राइट आंसर इसका जो होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। इसका राइट आंसर जो होगा संवेदी प्रेरक अवस्था जो है उसमें बालक अपनी शारीरिक क्रियाओं में समन्वय करते हुए संसार की खोज करने लगता है। ये जो अन्वेषक है, अन्वेषक का मतलब होता है वैज्ञानिक खोज। तो इसका जो है राइट आंसर वो आपका हो गया संवेदी प्रेरक अवस्था। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षक के किस सूत्र पर आधारित है? इसका पहला ऑप्शन है दृश्य से अदृश्य की ओर, दूसरा है आसान से कठिन की ओर, तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, चौथा है मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण किस सूत्र पर आधारित है, ये है ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्योंकि इसको पहले बता दिया गया होता है और बाद में इसका प्रश्न पूछते हैं। तो पहले तो ज्ञात होता है, उसके बाद अज्ञात की ओर जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही।